ठीक है बेटा। चलो, तो आज हमें डिस्कस करना है जो हम जिस टॉपिक तक हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था उसके बाद, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर थी हमारी कॉन्वोल्यूशनल कोड। कॉन्वोल्यूशनल कोड में मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर जनरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्वोल्यूशनल कोड वी ऑलवेज नीड अ एनकोडर, वी ऑलवेज नीड अ एनकोडर। दिस एनकोडर इज नोन एज कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर, है ना। दिस एनकोडर इज नोन एज कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर। ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। कभी भी अगर कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करना है, सो ऑलवेज वी नीड अ एनकोडर, है ना। ये एनकोडर कैसा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इट कैन बी वेरी, इट्स अ डिजाइन कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू डिजाइनर, है ना। डिजाइनर टू डिजाइनर इसकी जो भी डिजाइन है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को इसके बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्लॉक कोड्स एंड दिस कॉन्वोल्यूशनल कोड। क्या मैंने बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी नॉर्मल ब्लॉक कोड्स होते हैं जो हमने इससे पहले पढ़े थे, उनमें जब भी किसी डेटा को एनकोड करना होता है तो सारी बिट्स एक साथ ऑपरेट करती हैं, है ना। सारी बिट्स एक साथ ऑपरेट होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, लेकिन जब हमारा कॉन्वोल्यूशनल कोड होता है तो कॉन्वोल्यूशनल कोड में मैंने बताया था, कॉन्वोल्यूशनल कोड में एट अ टाइम सिर्फ एक ही बिट हमारे एनकोडर में इंसर्ट होती है और आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल प्रोड्यूस द कॉन्वोल्यूशनल कोड। बात समझ में आई? तो हर एक बिट के अकॉर्डिंग, हर एक बिट के अकॉर्डिंग एक कॉन्वोल्यूशनल कोड का आउटपुट जनरेट होता है। बात समझ में आई? हर एक इनपुट बिट के अकॉर्डिंग एक कॉन्वोल्यूशनल कोड की बिट जनरेट एक इनपुट बिट के अकॉर्डिंग कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट होता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप लोग अगर यहाँ पे इस डायग्राम में चेक करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में मैंने यहाँ पे कितने लगाए हैं, ये दो मैंने यहाँ पे मॉड टू ऑपरेटर लगाए हैं, है ना। दो मॉड टू ऑपरेटर, दैट मीन्स यहाँ से मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं। एक को मैंने रिप्रेजेंट किया x1, एक को मैंने रिप्रेजेंट किया x2, है ना। तो इसके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक बिट इंसर्ट करेंगे, सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक x इंसर्ट किया, तो उस x के अकॉर्डिंग दो कॉन्वोल्यूशनल बिट जनरेट होंगी, x1 और x2। बात समझ में आई? और इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट इनपुट बिट प्रोड्यूस होगी, सपोज जब हम x के बाद अगली बिट हम लोग w प्रोवाइड करेंगे, जब x प्रोवाइड करने के बाद अगली बिट हम लोग w प्रोवाइड करेंगे, तो उस w के अकॉर्डिंग फिर से दो बिट हमारी जनरेट होंगी। एक मैंने कह दिया w, एक मैंने कह दिया यहाँ पे फिर से x1 जनरेट होगी और उसके बाद हमारी फिर से x2 जनरेट होगी, है ना। तो ये जो दो बिट हैं ये जनरेट होगी W के अकॉर्डिंग, और ये जो दो बिट थी ये जनरेट हो रही थी हमारी इस X के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एट ए टाइम एक ही बिट प्रोसेस होती है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट कॉन्वोल्यूशनल कोड मिलता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है आई थिंक, जो भी मैंने बताया था। ठीक, तो इतनी बेसिक हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड पढ़ना है तो इतनी बेसिक हमें ध्यान रखना है कि ऑलवेज वी नीड एनकोडर। अब ठीक है, अगर एनकोडर मेंशन नहीं होगा, अगर आप लोगों को एनकोडर डिजाइन करना होगा तो आप लोगों को ये चेक करना होगा कि एक इनपुट बिट के लिए कितने आउटपुट बिट जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जनरेट जो भी एनकोडर है उसकी डिजाइनिंग को करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक इनपुट बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो आउटपुट बिट जनरेट हो रही है, ये वेरी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी मेंशन कर देता, कैसे मेंशन कर देता, सिर्फ ये जो लास्ट वाली बिट है इसको मैं कह देता x3, इसको मैं कह देता x3, तो इसका मतलब क्या हुआ होता कि मैंने एक ही इनपुट बिट दी है लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे तीन आउटपुट बिट मिल रही हैं, x1, x2 एंड x3। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक, तो ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें हमेशा इस एनकोडर की ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करना होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, एनकोडर तो हमें मिल गया, एनकोडर से हमने आउटपुट भी निकाल लिया। अब क्या करें, जब हम लोग एनकोडर से आउटपुट निकाल लेते हैं तो हमें इस एनकोडर जो, तो इस कॉन्वोल्यूशनल कोड जो हमारा जनरेट हुआ है इसको इसको हमें रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत होती है ना। So we can use these three methods. We can use these three methods for the representation of convolutional code. We can use these three methods for the representation of convolutional code. These are, first one is the code tree, second one is the state diagram, and the third one is the trellis diagram. याद रहेगा सभी को, पहला क्या है हमारा, फर्स्ट वन इज द कोड ट्री, सेकंड वन इज द स्टेट डायग्राम एंड द थर्ड वन इज द ट्रेलिस डायग्राम। ठीक है, सो दीज मेथड्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द कॉन्वोल्यूशनल कोड। ये कोई कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करने के मेथड्स नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना,
These methods are only responsible to represent the convolutional code. It is not used to generate the convolutional code. दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इनका यूज सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है कि किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो बाय यूजिंग दीज थ्री मेथड्स वी कैन रिप्रेजेंट द कॉन्वोल्यूशनल कोड। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, तो इनमें से पहला कोड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इस क्लास में। फर्स्ट इज द कोड ट्री। ठीक है, फर्स्ट कोड इज द कोड ट्री। फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द कॉन्वोल्यूशनल कोड इज द कोड ट्री। तो आज की क्लास में हम कोड ट्री को स्टडी करने वाले हैं। बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ बाय यूजिंग सम टेबल मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए सभी। हम्म, हाँ, जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को एक मेथड है जिसका नाम है कोड ट्री। कोड ट्री, सभी ध्यान दीजिएगा। एक मेथड है जिसका नाम है कोड ट्री। इसका यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसका यूज क्यों किया जाता है बेटा? इसका यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट तो तभी किया जा सकेगा जब हमारा कोड जनरेट हो, है ना? तो इसके लिए कोड ट्री में इनपुट देने के पहले बेटा हमें तो उसको जनरेट करना होगा। तो उसको जनरेट करने के लिए क्या यूज किया जाए? जनरेट करने के लिए या क्या यूज किया जाए? तो जनरेट करने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं, है ना? हम एक टेबल का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको कहा जाता है स्टेट, क्या कहा जाता है इसे? स्टेट ट्रांजिशन, स्टेट स्टेट ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन टेबल। सभी को ध्यान रहेगा, मतलब जो भी स्टेट ट्रांजिशन टेबल होगा बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम कोड ट्री बना पाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब ये टेबल कैसे बनेगा? ये टेबल तो तब बन पाएगा जब मुझे पता हो कि कॉन्वोल्यूशनल कोड कैसे बनाना है। तो ये टेबल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? टेबल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी बेटा एनकोडर के डायग्राम की। टेबल बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? एनकोडर की ज़रूरत होगी, एनकोडर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब ये एनकोडर कैसे वर्क करेगा? एनकोडर तब वर्क करेगा जब हम इसमें प्रोवाइड करेंगे इनपुट बिट। बात सबको समझ में आई है? ठीक है, तो यहां से जो हम लोग इनपुट बिट प्रोवाइड कर रहे हैं ये है हमारा मैसेज। यहां से जो हम लोग इनपुट बिट प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा ये है हमारा मैसेज। आफ्टर एनकोडिंग इट विल कन्वर्ट इनटू अ कॉन्वोल्यूशनल कोड, है ना? तो कॉन्वोल्यूशनल कोड को मैं कॉन्वोल्यूशनल कोड सीसी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारा मैसेज था वो एनकोडर से पास होने के बाद कॉन्वोल्यूशनल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको इसके जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ती है कि इस टेबल के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाउ कॉन्वोल्यूशनल कोड इज जनरेटेड। बात समझ में आई? एट लास्ट आफ्टर जनरेशन वी कैन रिप्रेजेंट कॉन्वोल्यूशनल कोड बाय यूजिंग दिस कोड ट्री। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने अभी तक बताया है यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी को फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास में हमें क्या देखना है? कोड ट्री। और मैंने आप लोगों को बताया था फॉर जनरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ, फॉर एनी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी फर्स्ट वी नीड टू जनरेट द कॉन्वोल्यूशनल कोड। अब कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट कैसे किया जाता है बेटा वो ध्यान देता है। जैसे दिस वन इज द क्वेश्चन, हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन का यूज करते हैं, है ना? हम इस चीज को समझने के लिए कि कॉन्वोल्यूशनल कोड कैसे जनरेट हो रहा है और पूरा प्रोसेस समझने के लिए, कोड ट्री तक इसका रिप्रेजेंटेशन तक समझने के लिए हम यूज करते हैं, हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का। अब बेटा देखो, जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा वो हमेशा यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो हमारी जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो भी हमारी रेफरेंस बुक है, उनमें तो सारे हमारे इसी डायरेक्शन में इनपुट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये कोई इनपुट का डायरेक्शन कोई कोई कांस्टेंट नहीं होता, इनपुट कहीं से भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है? भले ही हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये ऐसे इसी डायरेक्शन में हमारा इनपुट दिया गया है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, इनपुट कहीं से भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें, ठीक? अब दूसरी जिस भी अच्छा ये क्या तीन जो ब्लॉक्स मैंने बनाए इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं रजिस्टर्स, है ना? रजिस्टर्स इज नथिंग बट अ सीक्वेंशियल एलिमेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द डेटा, है ना? अगर हमारे पास यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं इसका मतलब मैं 3 बिट स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब जिस भी रजिस्टर में सबसे पहले इनपुट बिट आती है बेटा, उसको जिस भी रजिस्टर में सबसे पहले इनपुट बिट आती है बेटा, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट बिट। जो भी हमारी इनपुट बिट जिस भी रजिस्टर में आती है उसको मैं प्रेजेंट बिट या इनपुट बिट कह सकता हूँ, मतलब जो भी इनपुट बिट आएगी वो इसी एम में आएगी, क्लियर है? इस एम में ये जो हमारा स्मॉल एम है, इसलिए आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पे मैंने स्मॉल एम का यूज किया है और यहाँ पे मैंने कैपिटल का यूज किया है। ध्यान से देखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा हमेशा। जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा वो हमेशा इसी बिट में प्रोवाइड किया जाएगा, और जब हम लोग इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों तो पास्ट कहलाएंगे हमारी, है ना? अगर मैं इसको प्रेजेंट बिट कह रहा हूं तो उस कंडीशन में तो ये दोनों मेरी पास्ट बिट कहलाएंगे, क्लियर है यहाँ तक? तो जितने भी तो अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बेटा आपको रजिस्टर देंगे, ऑलवेज ऑलवेज n-1 रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द पास्ट बिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पे हमारे कितने बिट, हमें कितने रजिस्टर दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें 3 रजिस्टर दिख रहे हैं, दैट मीन्स एन की वैल्यू 3 है। अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3-1, एन की वैल्यू अगर 3 है तो 3-1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये वाले और ये वाले जो हमारे दो रजिस्टर्स हुए, दीज रजिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द पास्ट बिट, है ना? अब मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनको क्या कहेंगे? पास्ट बिट। क्या कह रहे हैं इनको? पास्ट बिट। दिस वन इज द प्रेजेंट बिट, दिस वन इज द पास्ट बिट, क्लियर है? लेकिन अगर मैं स्टेट के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, अभी मैं बिट्स बोल रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं अगर बिट्स बोलूंगा तो यहां से जो इंसर्ट की जाएगी वो होगी प्रेजेंट बिट, और यहां पे जो आएगी वो मेरी रहेगी पास्ट बिट, ठीक है? अब पास्ट बिट में जो भी हमारे बिट स्टोर्स होंगे, है ना, पास्ट बिट में जो भी हमारे बिट के कॉम्बिनेशन होंगे उनको कहा जाएगा, ध्यान देना, पास्ट बिट में जो भी हमारे बिट के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे स्टोर होंगे, जो भी हमारे यहाँ पे बिट्स के कॉम्बिनेशंस स्टोर होंगे उनको कहा जाएगा प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर एनकोडर। उसको क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर एनकोडर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ होगा बेटा तो एक बार फिर से आप लोग अपने वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस जाइएगा और दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। इन दोनों रजिस्टर्स के थ्रू हम लोग प्रेजेंट स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, इनको इन दोनों रजिस्टर्स के थ्रू हम लोग प्रेजेंट स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आया है? ठीक है? फिर भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं अपना, ठीक है? यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज वी हैव अ मैसेज सिग्नल 1110, है ना? सपोज वी हैव अ मैसेज सिग्नल 1110, इसका मतलब जो भी मैसेज सिग्नल होगा, इसका मतलब होगा जो भी मैसेज सिग्नल होगा वो यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है? 1110। ये कहाँ से आई? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मेंशन है कि वी हैव टू कंसीडर द इनपुट सिग्नल एज 1110, ठीक है? अगर ये ब्लॉक कोड होता है ना बेटा तो मैं सारे बिट्स को एक साथ प्रोसेस करके इसमें 3 बिट ऐड कर देता और पैरेट और कोड जनरेट कर लेता, लेकिन ये है हमारा कॉन्वोल्यूशनल कोड, और कॉन्वोल्यूशनल कोड में जो हमारा कोड जनरेट होता है वो बिट बाय बिट जनरेट होता है, सीक्वेंसली जनरेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये जो 0 है वो यहाँ पे आएगी, देन 1 इंसर्ट होगी, देन अगली 1 इंसर्ट होगी, देन लास्ट वाली 1 इंसर्ट होगी। क्लियर बात है सभी को यहाँ तक? किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।
है ना, चैट बॉक्स ओपन है, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी अगर डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ अब बिट बाय बिट समझते हैं। देखो बेटा, जब हमने इसको स्टार्ट किया है तो यहाँ पे जब मैंने अपने कोई भी इनपुट नहीं प्रोवाइड किया है ना, उस समय यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस m की जगह यहाँ पे 0 होगा, इस m1 की जगह भी यहाँ पे 0 होगा, इस यहाँ पे भी हमारा 0 होगा। अगर मैंने अपने डिवाइस को स्टार्ट ही नहीं किया तो उस समय 0 0 0 ही होगा। बात समझ में आई सभी को? तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर एनकोडर क्या हुई, प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर एनकोडर हुई दिस वन। प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर एनकोडर क्या हुई, दिस वन, 0 0। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होती है, जब हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो प्रेजेंट स्टेट को हम लोग पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एस। कोई दिक्कत किसी को भी? अब आगे चलते हैं। जब इस तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है 0 0 0, प्रेजेंट स्टेट है हमारी पी एस, इसको हम पी एस कहते हैं। अब जैसे ही ये वाली बिट जीरो, ये जो जीरो बिट है, ध्यान देना सभी, ये जो जीरो बिट है जब वो यहाँ पे आ रही है बेटा, जब ये जीरो बिट यहाँ पे आ गई तो क्या होगा, ये जो जीरो बिट है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो जीरो बिट है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। किसी को भी कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हुआ बेटा, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हुआ रजिस्टर में, अगर आप लोग देखेंगे तो अब मेरे पास रजिस्टर में अगेन मेरा जो कॉम्बिनेशन है 0 0 ही है ना। तो पहली स्टेट के बाद अगर मैं बोलूं, हाँ, पहली स्टेट के बाद जैसे ही इनपुट प्रोवाइड किया गया तो ये स्टेट में मेरी चेंज हुई, है ना। तो इस प्रेजेंट स्टेट के बाद जो मेरी नेक्स्ट स्टेट आई वो भी मेरी 0 0 ही रही। प्रेजेंट स्टेट तो 0 0 ही थी, लेकिन इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो इसमें चेंज आया उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, और वो भी हमारी 0 0 ही है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से समझिएगा, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग अगली बिट प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये तो 0 हमारी हट गई क्योंकि हमने इनपुट प्रोवाइड कर दिया है अभी। ठीक है, हमारे पास ये रजिस्टर में ये स्टोर है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो, अब जैसे ही हम इस वन को अगली जब हमारी अच्छा, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन अभी आया है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट वाला जो आया है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एनकोडर वर्क करेगा और x1 x2 की वैल्यू जनरेट करेगा, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक, अब जैसे ही हमारी ये वन इंसर्ट होगी, मतलब अगली बार ये वन कहाँ पे आ गया, अब वन आ गया यहाँ पे, तो ये जो जीरो है वो कहाँ पे चला जाएगी, ये जो जीरो है वो मेरी आ जाएगी यहाँ पे, और ये जो जीरो है बेटा वो कहाँ पे आ जाएगी, वो जीरो यहाँ आ जाएगी यहाँ। बात सबको क्लियर? तो अब मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, अब मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, है ना। अब आप देखेंगे कि अब मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हुआ बेटा, अब मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ अब मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ 0 0, अगेन 1 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, ध्यान दीजिएगा सभी सभी ध्यान दीजिएगा। अब मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, लेकिन फिर मेरी वन आने के बाद जो मेरी नेक्स्ट स्टेट हुई वो भी मेरी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी मेरी 0 0 ही रही। इसके अकॉर्डिंग हमारा एनकोडर वर्क करेगा एंड आउट इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया ना। चलो, अब जैसे ही हमारी ध्यान दीजिए, सभी सभी ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारी ये नेक्स्ट वन यहाँ पे इंसर्ट होगी भाई, जैसे ही हमारी ये नेक्स्ट वन हमारे इनपुट में आएगी, ये वाली वन हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो यहाँ पे जीरो स्टोर था ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब मेरा अगला कॉम्बिनेशन मेरे रजिस्टर में क्या बच रहा है, अगला कॉम्बिनेशन मेरे रजिस्टर में क्या बच रहा है, वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, और जीरो यहाँ पे है।
है ना। तो अगला मेरा रजिस्टर कॉम्बिनेशन क्या बच रहा है, 110। तो अब जो मेरा एनकोडर वर्क करेगा वो किस बेसिस पे वर्क, अब उसके लिए प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, अब उसके लिए प्रेजेंट स्टेट होगी 10। तो अब उसके लिए प्रेजेंट स्टेट 10 होगी और उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि अब नेक्स्ट स्टेट क्या आ सकती है जब हमारा इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है जो भी मैंने अभी तक बताया, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा आप लोगों को, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा तो श्योरली जैसे ही हम लोग इसकी टेबल की तरफ चलेंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इनमें जो बिट स्टोर होती है उसको हम लोग प्रेजेंट बिट, प्रेजेंट स्टेट कहते हैं, है ना। इसमें जो भी बिट होती है उसको हम प्रेजेंट स्टेट कहते हैं। और जैसे ही, है ना, जैसे ही इसमें चेंजेस आते हैं, जैसे इसमें चेंजेस आते हैं वो इस स्टेट के लिए नेक्स्ट स्टेट हो जाती है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या। सपोज पहले यहाँ पे 0 0 थी, है ना, और अगली बार ये 0 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो अगली बार यहाँ पे क्या हो गया, अगली बार यहाँ पे 1 0 हो गया। तो ये जो 1 0 है बेटा वो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी इस 0 0 के लिए। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है। चलो इसको इसको स्टेट ट्रांजिशन टेबल से समझते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमें हमेशा एनकोडर की जरूरत पड़ती है जब भी हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करना पड़ता है। तो बाय यूजिंग दिस एनकोडर डायग्राम फर्स्ट वी by using this encoder diagram first we try to generate state transition table first we try to generate state transition table। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या बना रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल। इसको हम लोग कह रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, है ना। एनकोडर का डायग्राम का यूज करके हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल कैसे बन रहता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, बाकी तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है वो होता है हमारा इनपुट का, है ना। इनपुट हमेशा 1 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा, इनपुट हमेशा 1 बिट का होगा क्योंकि कॉन्वोल्यूशनल कोड हमेशा बिट बाय बिट ऑपरेशन ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनता है प्रेजेंट स्टेट का। ये प्रेजेंट स्टेट का कॉलम डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट का जो कॉलम है वो डिपेंड करता है कि हाउ मैनी रजिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द प्रेजेंट स्टेट एंड पास द नेक्स्ट स्टेट। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना बड़ा बनाना है इसे, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला कॉलम होता है दैट इज द नेक्स्ट स्टेट कॉलम। and at last we will get the column of output and at last we will get the column of output। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई भी किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे जो हमारा जो डायग्राम था उसमें हमारे पास 2 आउटपुट्स थे, उसमें हमारे पास 2 आउटपुट्स थे। तो क्योंकि हमारे पास 2 आउटपुट्स थे इसलिए हम दोनों आउटपुट्स को x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम दोनों आउटपुट को x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत किसी को भी, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब जैसे मैंने आप लोगों को अभी जो हमारा डायग्राम था इसमें दिखाया था कि यहाँ पे देखिए जो भी हमारा, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे कितने बिट्स कितने स्टेट है हमारे पास, यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट को स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 रजिस्टर है जो प्रेजेंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट को स्टोर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही रजिस्टर है, तो 2 रजिस्टर होने के कारण हम जानते हैं कि अगर 2 रजिस्टर होंगे तो हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे बेटा। तो सारे कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, है ना। और इसको समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ए बी सी डी का नाम दे सकता हूँ। इस 0 0 को सपोज मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी। ये ए बी सी डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए बी सी डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये ए बी सी डी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात है सभी को। चलो अब मैं इसको और पार्टीशन करता हूँ फर्दर। अब मैंने इसे फर्दर और पार्टीशन किया है, सभी आराम से देखिएगा, है ना। अब जो इनपुट बिट है बेटा वो मेरी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। अच्छा ये इनपुट बिट कहाँ से आ रही है, इनपुट बिट कहाँ से आ रही है, जो इनपुट बिट इस एम में आएगी, जो इनपुट बिट हम इंसर्ट करेंगे वो तो हमारी बेटा यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी आ सकती है।
क्लियर बात, सभी को कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 और 1 दोनों कंसीडर किया। वैसे ही इनपुट बिट मेरी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इनपुट बिट मेरी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लास्ट इनपुट बिट मेरी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं किस स्टेट में हूँ? अभी यहाँ पे मैं किस स्टेट में? अभी मैं ए स्टेट में हूँ, है ना? अभी मैं ए स्टेट में हूँ, लेकिन जैसे ही जीरो इनपुट आएगा, जीरो इनपुट यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा? हमारे पास दो ही बिट की जगह है। तो जैसे ही ये बिट यहाँ पे आएगी, तो ये वाली बिट तो हट जाएगी, बाहर चले जाएगी। तो जैसे ही ये वाली बिट यहाँ पे आएगी, तो अब नया कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा मेरा? 0 0, क्योंकि ये वाली बिट तो मेरी हट जाएगी। क्लियर बात? जैसे ही ये वाली बिट बेटा यहाँ पे इंसर्ट होगी, वैसे ही अब यहाँ पे तो 3 बिट हो जाएंगे, और 3 बिट तो रह नहीं सकती क्योंकि 2 बिट का रजिस्टर है। तो ये वाली बिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, है ना? तो मेरा नया कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 0 स्टेट में हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 0 0 स्टेट में हूँ और जैसे ही 0 आता है, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट हो जाती है 0 0, है ना? मतलब मैं अगर ए स्टेट में हूँ तो फर्दर मैं ए स्टेट में ही रहूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए स्टेट में हूँ तो फर्दर मैं ए स्टेट में ही रहूँगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 है, अगर इनपुट 1 आया और उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये 1 इंसर्ट करेगा, ये 0 तो बाहर चले जाएगा। तो अगला जो मेरी स्टेट है वो क्या हो जाएगी? अगली स्टेट हो जाएगी मेरी 1 0। क्लियर बात? किसी को कोई डाउट? और 1 0 को हम कौन सी स्टेट कह रहे हैं? सी। तो मैं कहूँगा 1 0 इज सी स्टेट। क्लियर बात? दैट मीन्स अगर व्हेन वी प्रोवाइड 0 देन इट विल मूव टुवर्ड द ए स्टेट। ए मूव्स टुवर्ड द ए स्टेट, मतलब अगर हमारा जो एनकोडर अगर वो ए स्टेट में है, तो वो ए स्टेट में ही मूव करेगा। ठीक है? अगर हम 1 प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा एनकोडर ए स्टेट में है, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द सी। सेम है, समझ में आया? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे ही जब ये 0 प्रोवाइड करेंगे, हमारा स्टेट पहले बी स्टेट में है, बी स्टेट मतलब 0 1 में है। अब मैं जैसे ही 0 प्रोवाइड करूंगा, देन ये नया कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 0 0। नया कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 0 0। मतलब हमारा जो एनकोडर है वो किस स्टेट में चले गया? हमारा एनकोडर चले गया ए स्टेट में। वो बी में था, लेकिन 0 आने के बाद वो ए में चले गया। अब अगर मैं 1 प्रोवाइड करूंगा, तो नया कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा बेटा? 1 0। आप लोग ये वाली बिट और फर्स्ट बिट दोनों को मिला के नया नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना? तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1 0। 1 0 इज नथिंग बट अ सी स्टेट। तो हमारा जो एनकोडर है वो सी स्टेट में चले जाएगा। क्लियर बात? सबको समझ में आ रही है? वैसे अगर मेरा 0 है और जैसे ही हमारा एनकोडर सी स्टेट में है, इट विल कंसिस्ट इनपुट एज 0, देन इट विल मूव टुवर्ड द स्टेज ऑफ 0 1 0 1, दैट मीन्स इन द स्टेज ऑफ बी। ठीक? और अगर 1 1, अगर ये 1 0 में और 1 आने के बाद ये हमारा 1 1 स्टेज में चले जाएगा, दैट मीन्स 1 1, दैट मीन्स ये हमारा डी स्टेज में चला जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक? वैसे ही लास्ट स्टेज के लिए अगर मेरा एनकोडर डी स्टेज में है एंड इट विल consist input as 0, then it will move towards the 0 1 state। 0 1, that means B, that means it will move towards the B stage, and at last it will move towards the D stage। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है? तो ये इतना बनाने के लिए तो मुझे अपने डायग्राम को, एनकोडर के डायग्राम को देखना भी नहीं पड़ा। इतना स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए तो हमें अपने एनकोडर के डायग्राम को देखना भी नहीं पड़ा, है ना? अब हमें एनकोडर के डायग्राम की जरूरत कब पड़ेगी? जब मुझे ये आउटपुट्स बिट को लिखना होगा। क्लियर बात? सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे भाई। अब ये जो आउटपुट बिट जो भी हमारी आ रही है, है ना? अब जो भी मेरे यहाँ पे आउटपुट बिट आ रही है बेटा, आउटपुट बिट मतलब x1 और x2 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना? अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगी, है ना? तो सबसे पहले हम लोगों को इस 1 1 0 में सबसे पहले प्रोवाइड करना होगा 0। ठीक? अब ये कैसे वर्क करेगा हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम लोग 0 प्रोवाइड करेंगे, ध्यान देना, हमारे स्टार्टिंग में तो हमारा एनकोडर इस स्टेट पे रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको 0 मिलेगा, अब वो फिर से ए स्टेट में ही आएगा क्योंकि स्टार्टिंग बिट हमारी 0 है। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई?
ठीक है, तो इस प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आएगा हमें वो देखना है। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में 0 0 0, तो अब मेरा ये x1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x1 में ये लास्ट बिट का एक्सॉर हो रहा है, और नहीं, ये तीनों बिट का एक्सॉर हो रहा है, ये तीनों बिट का एक्सॉर हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तीन अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ पे भी। और अगर तीनों में 0 0 0 है तो 0 XOR 0 दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे कौन कौन से इनपुट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं स्मॉल m एंड m3 एंड इट इज 0 एंड इट इज 0, दैट्स व्हाई द आउटपुट विल बी 0। तो x1 और x2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी भाई, x1 और x2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0 0, जो यहाँ पे मेंशन्ड है। कुछ भी किसी को भी डाउट्स है तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, हमें यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको अपने स्टेट ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 मेंशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर 0 आया था, मैं ए स्टेट में था, तो मैं नेक्स्ट स्टेट मेरी ए 0 0 ही रहेगी, और मैं यहाँ पे आउटपुट में मुझे 0 0 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सभी को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चल रहे हैं, अब मेरा अगला इनपुट कॉम्बिनेशन क्या आया, अगला इनपुट कॉम्बिनेशन ध्यान दो भाई, अगला इनपुट अगर मेरा 1 आता है, ध्यान दो, अगला इनपुट अगर मेरा 1 आता है, ध्यान दीजिए सभी, अगला इनपुट अगर मेरा 1 आता है और मैं 0 0 में हूँ, है ना, दैट मीन्स हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 0 0। हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया बेटा, 1 0 0। क्लियर है। तो मैं 1 0 0 के अकॉर्डिंग अपने इनपुट को चेक करूंगा। तो हमेशा ये आउटपुट निकालने के लिए ना, आउटपुट निकालने के लिए आप लोगों को कौन से बिट चेक करनी है, आप लोगों को इनपुट और प्रेजेंट स्टेट चेक करनी है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप किसका यूज करके हम लोग आउटपुट निकालें। आउटपुट हमेशा इनपुट और प्रेजेंट स्टेट से ही निकाला जाता है। तो इस ये सेकंड लाइन को, सेकंड रो को एग्जीक्यूट कराने के लिए, सेकंड रो में लिखा हुआ है 1 0 0, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1 0 0, है ना। तो अब 1 0 0 और यहाँ पे तीनों का एक्सॉर हो रहा है, तो 1 XOR 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 XOR 0 इक्वल्स टू 1, दैट मीन आउटपुट x1 इक्वल्स टू 1। क्लियर बात है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है, ये वाला जो x2 है, वो किससे मिल रहा है, x1 और x3 से। इट इज 1 एंड इट इज 0, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इनपुट एज 1 0, सो आउटपुट विल बी 1। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 1 आ गई। क्लियर बात, किसी को भी कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बिना ये समझे आप लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। चाहे कोई भी रिप्रेजेंटेशन करो, आपको स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना ही होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। वैसे ही आप लोगों को अगली बार आउटपुट लेने के लिए, इस x1 फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 0 0 1, ये तीनों आप एनकोडर में पुट करिएगा और आउटपुट निकाल लीजिएगा जो भी आए, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या लेना है, फिर आप लोगों को ये 3 बिट्स लेनी है, ये 3 बिट लेनी है, और फिर नीचे वाले के लिए आप लोग को जो भी आउटपुट है वो निकाल लेना है, ठीक। फिर वैसे ही 1 0 0 ये ऊपर की 3 बिट ले लिए और ऊपर वाली बिट फाइंड आउट करनी है। फिर वैसे ही ये नीचे की 3 बिट, ये वाली बिट और 3 बिट लेनी है और नीचे वाले के लिए आउटपुट फाइंड आउट करना है। वैसे ही ये 3 बिट लेनी है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वैसे लास्ट 3 बिट लेनी है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, कि अगर मैं ए स्टेट में हूँ, मेरा इनपुट 0 आया है, then we will remain in the stage of A. But if we are in the A stage and we will get input as 1, so we will move towards the C stage, है ना। And accordingly we will get the combination of x1 and x2, and accordingly we will get the combination of x2 and x1 and x2, बिकॉज कभी भी आपको आउटपुट निकालना है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट ओनली इनपुट बिट एंड प्रेजेंट स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। तो आपको सिर्फ ये पहले और दूसरे कॉलम का ही यूज करके आप लोगों को ये x1 x2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। ये नेक्स्ट स्टेट हमने क्यों बनाया है वो हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगा जब रिप्रेजेंटेशन का टाइम आएगा। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला हमारा काम था कि हमें सबसे पहले बनाना था बेटा, हमें सबसे पहले बनाना था स्टेट ट्रांजिशन टेबल, और स्टेट ट्रांजिशन टेबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाना हमने सीख लिया। वैसे अगर ये वाला कोई आप लोगों का एनकोडर का एक कॉम्बिनेशन दे दिया गया,
ध्यान दीजिए यहाँ पे, सभी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभी हम लोग सिर्फ स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना सीख रहे हैं, है ना। ये वाला अगर सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें हमारी प्रेजेंट स्टेट के लिए कितने रजिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्रेजेंट स्टेट के लिए ये 2 रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसमें पास्ट बिट स्टोर है, क्योंकि ये है प्रेजेंट बिट। स्टेट और बिट में डिफरेंस है, ध्यान रखना। This one is the combination that stores the present as that store the present states, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट कितना है, x1 x2 x3, दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट में आपको तीन तीन बिट मिलेंगे, x1 x2 x3 x1 x2 x3, मतलब एक बिट इनपुट आएगा तो 3 बिट्स के आउटपुट आएंगे। ओके, समझ में आया। तो by using this encoder, first we need to generate this state transition table. है ना। तो आप लोग कोई भी एक एनकोडर उठाइएगा और इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल को पूरा ट्रेस करके आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोगों से ये समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों से बन रहा है जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो जब हमारा ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल ये बन के तैयार हो जाता है, नाउ द रोल ऑफ कोड ट्री एग्जिस्ट, है ना। अब हमारा कोड ट्री का रोल आता है। कैसे? जो भी यहाँ पे आउटपुट आ रहे हैं या जो भी हमारी स्टेट, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा इस कोड ट्री का यूज किया जाता है। दिस वन इज द डायग्राम that is known as code tree. Code tree is nothing but a representation of convolutional code. In this type of code tree, we represent the state transition. Then how state is changed according to the input that we are giving to the encoder circuitry. है ना। एनकोडर सर्किट में जो भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेट में क्या क्या चेंज आ रहा है उसको इस कोड ट्री से हम लोग समझते हैं। क्लियर बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? जैसे हमेशा ध्यान रखना है इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं। चल, जैसे मैंने एक लाइन खींची, सबसे पहला काम है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, उसका काम है वर्टिकल लाइन खींचना। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन, देन अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन। समझ में आए? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन। ठीक, सेम एज vertical line. So horizontal, we need to draw the horizontal line, then vertical line, then horizontal line, vertical line, horizontal line, horizontal line, vertical line. ठीक है, अब ये मैंने अपने मन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसे बना लिया, अपने मन से नहीं बनाया बेटा। ये आप यहाँ पे देखिएगा कि जब मेरा ये डायग्राम बन रहा है तो मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कॉम्बिनेशन पे एक नोड मिल रही है, ये सारी नोड्स मिल रही हैं। ये जो हमारी नोड्स होती है ना, यही स्टेट को स्टोर करके रखते हैं। ये जो हमारी नोड्स होती हैं यही हमारी स्टेट को स्टोर करके रखते हैं, है ना। जितने भी यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं मुझको, यही नोट्स मेरी स्टेट को स्टोर करके रखते हैं, यही नोड हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को, है ना। और जब भी हम लोग इस नोड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इस नोड से अपवर्ड डायरेक्शन में हम तभी जाते हैं जब हमारा इनपुट हमें 0 मिलता है ना। और इस स्टेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम तभी जाते हैं जब हमारा इनपुट हमें 1 मिलता है। कोई दिक्कत किसी को भी? कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टेट से अपवर्ड डायरेक्शन में हम तब जाते हैं जब हमारे इनपुट 0 होता है, स्टेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम तब आते हैं जब हमारा इनपुट 1 आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर देखिएगा, हर अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने 0 लिखा है, हर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने 1 लिखा है। हर अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने 0 लिखा है, हर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने 1 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है। कोई दिक्कत किसी को भी? अपवर्ड डायरेक्शन में 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन 1, अपवर्ड डायरेक्शन में 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बात? यहाँ तक कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी तरफ, डायग्राम की तरफ आता हूँ। अगर मैं ए स्टेट में हूँ और मुझे इनपुट बिट 0 मिलती है, दैट मीन्स वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड स्टेज, वी हैव टू मूव द अपवर्ड स्टेज, है ना। मतलब अगर मैं 0 0 में हूँ, ए स्टेट में हूँ और मुझे 0 मिलता है तो मैं कौन से स्टेट में मूव करता हूँ? मैं ए स्टेट में ही मूव करता हूँ। ए से मैं ए में ही जा रहा हूँ अगर 0 मिल रहा है। और 0 के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब ए से अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा तो मुझे ए मिलना चाहिए। देख लो, ए में हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो मुझे ए ही मिला। क्लियर बात यहाँ तक? वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ए में हूँ और अगर मैं 1 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं ए में हूँ और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे सी मिलना चाहिए। चेक करते हैं, ए में हूँ
और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तो मुझे सी मिलता है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं ए में हूँ और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तो मुझे सी मिलता है। कभी भी आप लोग ए में हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सी ही मिलेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही अगर आप बी में हैं और आप जीरो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आप बी में हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ए मिलेगा, और बी में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सी मिलेगा। मतलब बी से ए में जाएंगे और सी में जाएंगे। चेक करते हैं, बी से ए में जा रहा हूं और सी में जा रहा हूं। समझ में आया? वैसे ही अगर मैं सी में हूं, अगर मैं सी में हूं तो सी से मैं बी में जा रहा हूं और डी में जा रहा हूं, सी से मैं बी में जा रहा हूं और डी में जा रहा हूं। देखते हैं कहीं पे सी है क्या? हाँ सी है। सी से आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं, सी से मैं बी में जा रहा हूं और डी में जा रहा हूं। वैसे डी का देख लेते हैं, डी से मैं बी में जा रहा हूं और डी में जा रहा हूं। तो डी से मैं बी में जा रहा हूं और डी में जा रहा हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को? ठीक, तो जब आप लोग ये कोड ट्री का डायग्राम बना लेंगे, जब आप लोग इस कोड ट्री का रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, तब आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा इनपुट दिया गया था। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया था इनपुट 1110, है ना? तो इस 1110 के अकॉर्डिंग आपको ट्रेस करना है अपने कोड ट्री को 1110। अब कैसे ट्रेस करेंगे देखते हैं। जैसे हमारा ये 1110 है ना, इनपुट है हमारा 1110। ध्यान देना भाई सभी। तो वन मतलब मुझे मैं इसी स्टेट में हूँ, मुझे वन मतलब मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? वन मतलब मुझे नीचे जाना है, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर से क्या है, फिर से वन है, दैट मीन्स फिर से मुझे नीचे जाना है, मैं यहाँ पे आ गया। फिर से वन, दैट मीन्स फिर से मुझे नीचे जाना है, मैं फिर से यहाँ पे आ गया। देन जीरो, दैट मीन्स मुझे ऊपर की तरफ जाना है, देन वी विल मूव थ्रूअर्ड द अपवर्ड साइड। बात समझ में आई? एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, मैं इस डायग्राम को और छोटा कर रहा हूँ। इस पूरे डायग्राम को आप एक साथ देखिए। हमें इस 1110, ये 1110 कहाँ पे आया? बिकॉज दिस वन इज द इनपुट एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल चेंज, है ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन द क्वेश्चन, ये हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये डायग्राम, ये पाथ ड्रॉ करना है। अगर हमारा 3 बार वन है, दैट मीन्स 3 बार डाउनवर्ड, देन 1 बार अपवर्ड। सो फर्स्ट डाउनवर्ड, सेकंड डाउनवर्ड, थर्ड डाउनवर्ड, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत किसी को भी? ठीक है, तो जब ये डायग्राम मेरा ड्रॉ हो जाता है, जब मेरा ये डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है 11, यहाँ पे मैंने लिखा है 01, यहाँ पे मैंने लिखा है 1110, और यहाँ पे मैंने लिखा है 01। ये कहाँ से आया? ये आया है बेटा हमारे स्टेट ट्रांजिशन टेबल से। अब आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? आप यहाँ पे हर एक इनपुट के कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, है ना? कि जब आपने इनपुट ज़ीरो दिया था, जब आपने इनपुट ज़ीरो दिया था, तब आपका आउटपुट क्या आया था, है ना? और जब आपने इनपुट वन दिया था तब आपका आउटपुट क्या आया था? जब आपने इनपुट वन दिया था अगली बार, तब आपका आउटपुट क्या आया था? और जब आपने उसके बाद वन दिया था तब आपका आउटपुट क्या आया था? सभी को समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे हुआ है? ठीक है, तो जैसे उसके जो स्टेट ट्रांजिशन टेबल को देख के आप लोग ये जो हमारा 2-2 बिट के कॉन्वोल्यूशनल कोड है ये आप देख सकते हैं, और इसी को सिर्फ आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मेंशन करना है। सिंपल सी बात। जैसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड आए थे इस वन के कारण, तो इस वन के कारण हमें आउटपुट क्या मिला है आप वो देखिए। इस वन के कारण हमें आउटपुट क्या मिला है? इस वन के कारण हमें आउटपुट मिला 01। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट डाउनवर्ड आएंगे ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आउटपुट लिखेंगे, है ना? तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी लिखा होता है बेटा, दीज ऑल आर द आउटपुट्स, दीज ऑल आर द आउटपुट्स। ये सारे आउटपुट्स हैं, ये सारे आउटपुट्स हैं। अब बताइए किसी को भी कुछ भी दिक्कत है? किसी को भी कुछ भी दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब ये 0110 ये आप लोगों को जो मैंने अभी डायग्राम सिखाया है, जो मैंने आप लोगों को एनकोडर को कैसे वर्क कराते हैं, जो मैंने बताया वैसे ही है ना? जैसे इन एनकोडर में सबसे पहले क्या था बेटा? एनकोडर में सबसे पहले क्या स्टोर है? 000। बात समझ में आई? अब जैसे ही ये वाला ज़ीरो यहाँ पे आएगा तो ये पहली वाली जगह ये ज़ीरो ले लेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरा जो भी एनकोडर वर्क करेगा वो 00 के अकॉर्डिंग वर्क किया, और 00 के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कर दिया आउटपुट 01। तो मेरा आउटपुट 01 आया, इसलिए इस ज़ीरो के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आउटपुट 01 लिखा। बात समझ में आई सबको? अगली बार क्या होगा कि जैसे ही इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा ये लास्ट वाली बिट तो भाग जाएगी, ये लास्ट वाली बिट तो हट जाएगी, तो इसको मैं अभी से हटा देता हूँ।
है ना। लास्ट वाली बिट को मैंने हटा दिया। अब मेरा अगली बिट क्या आ जा रही है, अगली बिट मेरी 1 आ जा रही है। तो अब इस 100 के अकॉर्डिंग मेरा एनकोडर वर्क करेगा, एनकोडर वर्क करेगा और जो भी आउटपुट है, क्या आउटपुट दे रहा है, 10, एनकोडर वर्क करेगा और यहाँ पे 10 आउटपुट गेन करेगा। सभी को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला जो मैं कॉम्बिनेशन लूंगा, ध्यान दीजिएगा, अब अगली बार जैसे ही ये वाला वन इंसर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, अगली बार जैसे ही ये वाला वन इंसर्ट होगा, ये लास्ट वाला 0 ये तो मेरा बाहर आ जाएगा। तो मैं अपने डायग्राम को ठीक कर दे, इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो अगली बार जैसे ही ये 1 इंसर्ट हुआ तो लास्ट वाली बिट भाग गई। तो अब ये फिर से 110 हो गया। तो अब इस 110 के अकॉर्डिंग मेरा जो भी एनकोडर है वो वर्क किया और वो क्या प्रोवाइड करेगा, अगली बार आउटपुट 01 प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अगली बार फिर से ये जो लास्ट बिट है वो भाग जाएगी, लास्ट बिट भाग जाएगी। इसको मैंने हटा दिया, इसको मैं हटा दिया। ठीक है। तो अगली बार क्या ये लास्ट वाला 1 और आ जाएगा। तो अगली बार इस 111 के अकॉर्डिंग हमारा सर्किट वर्क करेगा और हमारा आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर देगा, हमारा आउटपुट ला लेगा 1 1। ये मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास में, ये मुझे कंप्लीट करना था, ये हमारा आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है, हमारा कोड ट्री का कंप्लीट पोर्शन, है ना, कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंट द कोड ट्री, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट द कॉन्वोल्यूशनल कोड बाय यूजिंग कोड ट्री। ठीक, तो ये सारा कोड ट्री का है। आप लोग बहुत सारे अपने मन से क्वेश्चंस ले सकते हैं, है ना, या फिर या आप लोग जो मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ यहाँ पे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें ही आप लोगों को क्वेश्चंस दिखे होंगे। आप कोई भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा, सपोज यही 1010 कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपसे ये ट्रेस हो रहा है, क्या आपका भी डायग्राम इसी डायग्राम की तरह मैच कर रहा है। वैसे कोई भी आप इनपुट कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने कोड ट्री को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमारा कोड ट्री टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेट डायग्राम स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट डायग्राम स्टडी करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, जिसके भी क्वेश्चन है मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक, आउटपुट अलग आया है और कोड ट्री में अलग है। आउटपुट अलग आया, कोड ट्री में अलग है, मतलब आउटपुट अलग, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। आपको सिर्फ चेक करना है, मैंने आपको बताया है इनपुट और इस प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पे ही आपका ये x1 x2 x3 जनरेट होगा, है ना। तो यहाँ पे तो मैं सारी ये जो हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, ये तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए बनाया है ना मैंने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों को देखना है कि इनपुट आप लोगों को कौन कौन से इनपुट के लिए कंसिस्ट करना है। सपोज आपका इनपुट है 1010, सपोज आपका इनपुट है 1010, दैट मीन्स स्टार्टिंग में हमारा जो भी एनकोडर है उसमें स्टार्टिंग में तो 00 ही रहती है ना। तो जब ये वाली 0 स्टोर होगी तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 000। ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला इस 000 के अकॉर्डिंग आपको ये x1 ये आउटपुट कॉम्बिनेशन निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर देन अगला, इसके बाद जब आपका 1 इंसर्ट होगा तो ये लास्ट वाली बिट बाहर चले जाएगी। अब आपका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 100 मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये जो सेकंड वाला आउटपुट है ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक है। अब अगला क्या है, अब फिर से 0 आ गया है, अब फिर से 0 आ गया, तो जैसे ही अगला जो 0 आएगा वो आएगा तो ये लास्ट बिट हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 010, है ना। अब 010 वाला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कहाँ पे है, 010 वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, 010, ये देखो ये है मेरा 010 वाला कॉम्बिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो आउटपुट आया है ये मेरा फाइनल आउटपुट रहेगा, है ना। और इसके बाद अब जब ये वाला 1 इंसर्ट होगा तो ये वाली बिट बाहर चले जाएगी, तो अगला इनपुट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 101। तो 101 कहाँ पे मिल रहा है मैं देखता हूँ, ये देखो ये है 101, ये है 101। इस 10 के अकॉर्डिंग ये है मेरा x1 x2 x3 की वैल्यू। ठीक है। आई थिंक इशिता, अब आपको आपका डाउट का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। ये जो हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेबल होता है बेटा, ये सारे इनपुट के लिए आउटपुट स्टेज होती है ना। हमें सभी का यूज करना ऐसा नहीं होता है। इनमें से हमें एग्जाम में जो भी बोला जाएगा या क्वेश्चन में जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि फाइंड आउट, अगर मुझे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि 1111 के लिए अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सर 1110 का जो
हमने टेबल बनाया और अभी आपने ट्री समझाया डिफर कर रहा है तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, अभी क्लियर हुआ जो मैंने समझाया है? अभी समझ में आया इशिता? जो मैंने समझाया है उसको, उसी कॉन्सेप्ट को रखिएगा। चाहे कोई भी किसी भी बुक में कुछ भी दिया हो, जो मैंने समझाया है आप लोग अ, बस ध्यान रखिएगा, मैं सही बताया हूँ आप लोगों को, है ना? जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है? तो अगर हम लोगों का ट्रिपल वन सपोज कॉम्बिनेशन रहता है बेटा, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? हमारा एनकोडर हमेशा 000 से स्टार्ट होता है ना? पहले क्या हो जाता है, ये पहला इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? 100, क्योंकि ये वाला वन यहाँ पे आता, ये वाला वन यहाँ पे आता, तो पहले हमको चेक करना रहता 100 के लिए, फिर ये वन आ जाता, तो अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाता? 110, फिर 110 के लिए आउटपुट देखना रहता, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए देखते। जब ये वन यहाँ पे इंसर्ट होता तो क्या हो जाता कॉम्बिनेशन? ट्रिपल वन, तो ट्रिपल वन के लिए देखते। फिर लास्ट वाला जब आता तब भी क्या होता, ये वन आता हटता तब भी वो ट्रिपल वन ही रहता, तो फिर से ट्रिपल वन के लिए ही देखते। ठीक है? तो आई थिंक जो भी मैंने अभी आप लोगों को समझाया है सभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? फिर भी अगर फर्दर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं।